Have mercy on me, a sinner. हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम एल्काइल हैलाइड एनाराइल हैलाइड से एक सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसका यूज जो है आगे चल के अल्कोहल, फिनोल, ईथर में भी होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, एमीन में भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा टॉपिक का यूज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स में से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लो, एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या है? ये है तुम्हारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करे? ठीक है, OH नेगेटिव अगर मान लो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा? बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल टाइप से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, साथ ही साथ Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब थोड़ा समझना, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो कि OH नेगेटिव क्या है? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल से Cl को बाहर निकल रहा है, ठीक है। OH नेगेटिव यहां से Cl को बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर दे रहा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान दो, ध्यान दो, जहां पर ये अटैक करेगा, ठीक है, जहां पर ये अटैक करेगा उस रिएजेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो जो भी अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है यहां पर? OH नेगेटिव, तो ये क्या होगा? ये इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल। और जो बनता है वो तो तुम लोग को पता है, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल से टूट के Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, मतलब ये मॉलिक्यूल को छोड़ के चला गया, और अगर छोड़ के चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, और सबस्ट्रेट पर अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बनता है, और लिविंग ग्रुप जो भी है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देना, इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो, ये रिएक्शन में देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ये मेरे पास क्या है? ये तुम्हारा पर सबस्ट्रेट है, और OH नेगेटिव आया, इसके क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट किया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब खुद ही जुड़ गया। तो जो जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट है, और यहां पर Cl नेगेटिव जो बन गया वो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसको फिर से हम देख सकते हैं, ठीक है, इसको फिर से देख सकते हैं। देखो, ये मॉलिक्यूल से OH नेगेटिव आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब अटैक किया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक। तो ये हम एनिमेशन के थ्रू भी इसको हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बराबर है। तो ये तो था इसका डिफिनेशनल पार्ट, ठीक है, ये तो था डिफिनेशनल पार्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड किया, ठीक है। तो डिफरेंट पाथ होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें से SN1 है, SN2 है, SNAR है, SNI है,
ठीक है, बहुत से और भी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है विया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हुए अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे, ठीक है, और साथ ही साथ वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पर भी है वहां पर क्या होगा, पहला बात तो होगा जो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा लिविंग ग्रुप को। ठीक है, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, और दूसरा बात क्या है, जब रिप्लेस करेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स भी फॉलो करेगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले मान लेते हैं, ध्यान दो। ठीक है, एक मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास मॉलिक्यूल से, जो इससे पहले मैं एग्जांपल लिया था, ठीक है, इससे पहले जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया था वही यहाँ पर भी लिया हूँ। ठीक है, और OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव अटैक किया। ठीक है, और OH नेगेटिव अटैक करने के बाद यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, अब देखो ये किस पाथ से रिएक्शन करता होगा, ध्यान देना, ये किस पाथ से रिएक्शन करता होगा उसको हम समझते हैं, मतलब हम मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, बराबर है, मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता, ध्यान देना, स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना। अब देखो मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या था, मॉलिक्यूल्स था ये वाला मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, अब समझना, देखो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को देखे, ध्यान दो, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को देखे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। इसका मतलब इस शेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने ओर खींचेगा, जिसके कारण यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, है कि नहीं? तो कार्बन और क्लोरीन पर एक में डेल्टा पॉजिटिव एक में डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ। ठीक है, अब बात ये आता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर चार्ज जनरेट हो रहा है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब उस रिश्ता में दरार आ गया है। दरार आने का मतलब क्या है, अब इस रिश्ता में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और कहीं पर भी रिश्ता में झगड़ा होगा तो वो रिश्ता तो टूटेगा ही ना। ठीक है, तो इसी तरह से ये झगड़ा जो है अब टूटने के कगार में है, अब टूटेगा। ठीक है, अब देखना, जब टूटेगा तो क्या होगा, ध्यान दो, जब टूटेगा तो कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, मतलब कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटने से एक कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, बराबर है। ठीक है, कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। इसमें दो चीज याद रखना, पहला चीज ये, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इसका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो पहला स्टेप के अंदर में क्या होगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड टूटने से कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। याद करने लायक और एक चीज क्या है कि यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कहने का मतलब क्या है, ये स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा, क्योंकि हमको पता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ये स्लो स्टेप हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जो है पहला स्टेप है और यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
दूसरा स्टेप में क्या होगा, देखो अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, ध्यान दो, स्टेप 2 में, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये जो कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन का जनरेशन जो हो गया उस पे अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, मतलब सेकेंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बराबर। अच्छा किस तरह से अटैक होगा देखते हैं, ध्यान दो, किस तरह से अटैक होगा, ध्यान दो। अब देखो ये तुम्हारा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ है, ठीक है, बराबर, पॉजिटिव चार्ज के साथ हुआ है, ठीक है। अब OH नेगेटिव का अटैक, अब देखो OH नेगेटिव के पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डायरेक्टली फ्रंट साइड से अटैक करे, है कि नहीं, पहला पॉसिबिलिटी ये डायरेक्टली फ्रंट साइड से अटैक करे। दूसरा पॉसिबिलिटी है ये फ्रंट साइड से अटैक ना करके बैक साइड से अटैक करे। अच्छा यहां पर और एक चीज गौर कर लेना, फ्रंट साइड कहने का मतलब क्या है कि जिधर लिविंग ग्रुप है, जिधर लिविंग ग्रुप है उधर साइड से अटैक हो रहा है, इसका मतलब हम उसको फ्रंट अटैक मानेंगे, और जिधर लिविंग ग्रुप है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैक अटैक मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी होता है, दो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर ये फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। अब देखो दो प्रोडक्ट फिर बन सकता है, ठीक है, दो प्रोडक्ट बन सकता है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, ये CH3, इधर OH, इधर CH3, ये CH3, ठीक है, मतलब जिधर लिविंग ग्रुप था उधर साइड ही, जिधर लिविंग ग्रुप था उधर साइड ही आके OH जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि और एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH3, ये बैक साइड से हम इसको टक्कर जुड़ेंगे, बैक साइड से, ठीक है, तो ये बैक साइड से जुड़ा OH और इधर CH, ठीक है। ध्यान देना क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर मान लो जिधर लिविंग ग्रुप है, जिधर लिविंग ग्रुप है उधर साइड से ही अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट, रिटेन प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेन प्रोडक्ट, ठीक है। और उसी तरह अगर बैक साइड से जुड़ेगा तो इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेगा, जिधर साइड से न्यूक्लियोफाइल है उधर साइड से ही जिधर साइड में लिविंग ग्रुप है उधर साइड से ही अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो इन्वर्टेड, उस केस में रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, और बैक डायरेक्शन से जुड़ा तो यहां पर क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर ये SN1 रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप का ही प्रोसेस होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये 2 स्टेप का ही प्रोसेस होगा, ये 3 स्टेप में भी हो सकता है, ठीक है, ये 3 स्टेप में भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 स्टेप में होता तो कैसे होता है और कब होता है, ध्यान देना। अगर हम न्यूक्लियोफाइल जो यूज कर रहे हैं, देखो यहां पर किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल यूज किए हैं, यहां पर देखो तो यहां पर चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल यूज किए हैं ना, है कि नहीं, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल यूज किए। अगर चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो उस केस में 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज ना होता, न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल होता तो ध्यान देना, अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पर H2O लगा देते तो H2O लगा देते तो क्या बनता, ध्यान दो, ये CH3 बनता, इधर से भी CH3 बनता, इधर से भी CH3 बनता। अब यहाँ ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर ये सेकेंड स्टेप के बाद भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप में H+ को रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन, बराबर। मतलब क्या होता है कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो चार्ज्ड है उस केस में मेरे पास 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो उस केस में 3 स्टेप में रिएक्शन होता। पहला स्टेप क्या होता, एज यूजुअल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप क्या होता, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा स्टेप में ये जो तीसरा स्टेप तुमको दिख रहा है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो, इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो एनिमेशन के थ्रू कैसे देखते हैं। देखो यहां पर देखो, ये एक मेरा सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो पहला स्टेप में ध्यान देना, पहला स्टेप में OH नेगेटिव आएगा, Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा, Cl बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा, और Cl जैसे ही बाहर निकलेगा यहां पर क्या जनरेशन होगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ। ठीक है, तो इसको फिर से देख सकते हैं हम। देखो किस तरह से, देखो OH नेगेटिव जो आ रहा है और Cl के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटाइन का यहां पर जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप में इस टाइप से रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेप में क्या होगा। अब देखो दूसरा स्टेप जब आएगा, दूसरा स्टेप में जो भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से यहाँ पर 3 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, देख लो। देखो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, अब OH नेगेटिव आ रहा है कार्बोकेटाइन पर आ रहा है, और कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ गया और 3 डिग्री का अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से पहला स्टेप और दूसरा स्टेप को हम एनिमेशन के थ्रू भी हम समझ गए। ठीक है, तो याद रखना, पहला कार्बोकेटाइन का जनरेशन, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर तीसरा पॉसिबल हुआ तो डिप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, बराबर है। तो इस तरह से हम इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझ लिए कि किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड करता होगा। ठीक है, अब बात ये आता है कि SN1 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सबस्ट्रेट के बारे में ही हम लोग देखते हैं कि सबस्ट्रेट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले देख लो, अगर मान लो हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिए, ठीक है, ये तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। ठीक है, अगर मान लो हम फिर 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिए, ठीक है, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और उसके बाद 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। और लास्ट में हम एक मान लो मिथाइल का हैलाइड लिया। ठीक है, और राइट ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम बोलते कि अगर ये सबस्ट्रेट है तो SN1 रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा कहां पर होगा। ठीक है, तो हमको ये बात पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, है कि नहीं। अभी हम यहाँ का क्या बात किए थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, ये वही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सा फैक्टर आ सकते हैं। सबसे पहले आ सकता है रिजोनेंस से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तुम लोग को पता है। कार्बोकेटाइन है और वो कार्बोकेटाइन अगर रिजोनेंस करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसके हम लोग इसको देखेंगे प्लस R या प्लस M बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, दूसरा में हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कंजुगेशन से मतलब अगर प्लस H भी होगा तो उस केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तीसरा केस में हम ये देखते हैं, अगर कोई इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पर लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उस केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब प्लस I भी कहीं पर आ रहा है
तो उस केस में भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा तीसरा में, चौथा में हम डांसिंग रिजोनेंस का भी यूज कर सकते हैं। डांसिंग रिजोनेंस से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। चौथा में, नेक्स्ट पांचवा में एरोमेटिसिटी भी ले सकते हैं। अगर कोई एरोमेटिसिटी आ रही है तब भी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जो भी जनरेट होगा उसको या तो रिजोनेंस से स्टेबल कर सकते हैं, या तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल कर सकते हैं, या तो डांसिंग रिजोनेंस से, या तो एरोमेटिसिटी से, या इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब फैक्टर हैं, ठीक है, ये सब फैक्टर हैं जिस पर डिपेंडेंट होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल में देखो, ध्यान दो, यहां पर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन 9 है। ठीक है, यहां पर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। यहां पर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। और यहां पर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है ना। ठीक है, अगर जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और आज ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, साथ ही साथ हम यहां पर ये भी देख रहे हैं कि ये तीनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पर जो है दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पर जो है वह एक साइड से लग रहा है, और यहां पर तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां से कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ तो उस केस में ये हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबल होगा और इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल होगा। इसका मतलब 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो भी जनरेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो 3 डिग्री के बाद कौन आएगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद मिथाइल हैलाइड। यही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है ये भी ऐसे ही। ठीक है, तो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक और एलाइलिक में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, दोनों में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि बेंजाइलिक किसको बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं। तो बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हुआ, अगर बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब पहली बात, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो लो कार्बोकेटाइन हम बना दिए, ये बन गया मेरे पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटाइन CH2। अब देखो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, यहां पर हमको यह दिख रहा है कि डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, मींस क्या होगा, देयर मस्ट बी रिजोनेंस, है कि नहीं। यहां पर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस होगा तो देखते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, तो यहां पर रिजोनेटिंग है कुछ टाइप से। ठीक है, बराबर, यहां पर क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलर केस से फिर ये रिजोनेंस शो करेगा। अब ठीक है, तो यहां पर CH2, इस बॉन्ड को हम नहीं इसमें तो इसे रख देंगे, इस बॉन्ड में यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज, फिर से यहां पर रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस करके देखते हैं तो क्या दिख जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट हो जाएगा और यहां पर CH2। ठीक है, अब फिर से यहां पर रिजोनेंस होगा, तो रिजोनेंस होने के बाद दिख गया क्या, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया। ठीक है, ध्यान दो, तो अगर बेंजाइल में अगर कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो उस केस में हमको कितना मिल रहा है, यहां पर देखो तो तुमको क्या मिल रहा है कि 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन बहुत अच्छा होगा। दूसरा बात करते हैं क्या है, अगर हम बात करते हैं एलाइलिक का, तो एलाइलिक में याद रखना अगर CH2, ठीक है,
ठीक है। यहां क्या याद रखना कि देखना, अगर sp2 कार्बन के साथ, sp2 कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, sp2 या बोल सकते हो डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर कोई क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एलाइलिक में भी अगर मान लो बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटायन जनरेट कराए तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद कुछ इस टाइप से बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, उधर CH2 हाइड्रोजन कम, बराबर। अब देखो यहां पर देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, बिल्कुल है, और जहां पर भी कंजुगेशन में है उस केस में यहाँ रिजोनेंस बनेगा और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है। तो देखो हम जब बेंजाइलिक देखे थे तो उस केस में 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया था, लेकिन यहां पर जब एलाइलिक देखे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, बराबर, और 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं किसका, बेंजाइलिक का और एलाइलिक का, तो उस केस में बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एलाइलिक। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं रेट का, ठीक है, अगर हम बोलते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन दोनों में किसमें ज्यादा होता, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बेंजाइलिक में ज्यादा होगा, बेंजाइलिक में ज्यादा होगा कंपेयर टू एलाइलिक, कंपेयर टू एलाइलिक। क्यों, क्योंकि यहां पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और यहां पर 2 रिजोनेटिंग, बराबर है, बराबर। ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन को हम देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा होना चाहिए और किसमें कम आना चाहिए। ठीक है। दूसरा फैक्टर और एक, ठीक है, दूसरा फैक्टर पर आते हैं। ठीक है। तो दूसरा फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर से पहले हम ये देख ले कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है। पहला पहला इसमें कौन सा होगा, ध्यान देना, समझा। सबसे पहला जो SN1 रिएक्शन नहीं देता है तो वो होता है विनाइलिक, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड। अब बात ये आता है सर ये विनाइलिक एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान दो, ये विनाइलिक एल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो ध्यान देना, ध्यान दो, इस टाइप का कंपाउंड अगर मान लो ये CH2 बना दिए, डबल बॉन्ड CH2 बना दिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ Cl, ठीक है, विनाइलिक का मतलब समझना, ठीक है, अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन से डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन से डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है, या ये बात बोल सकते हैं कि sp2 कार्बन वाला, sp2 कार्बन से डायरेक्टली एल्काइल, सॉरी, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है। अब देखो विनाइलिक में क्या होता है, ध्यान दो, विनाइलिक में यहाँ पर लोन पेयर रहेगा क्लोरीन में, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा क्लोरीन में। अब देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, बराबर है। अब देखो ये कार्बन में क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब लोन पेयर इज कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, मींस यहाँ पर भी रिजोनेंस होगा, और जब ये रिजोनेंस होगा तो कुछ इस टाइप से रिजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे रिजोनेंस होगा। अब देखो तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कुछ आएगा CH2 और इधर CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा तुम्हारा नेगेटिव। अच्छा, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, देखो तो पहले जो है कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। अब लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब कार्बन और क्लोरीन का देखो तो कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, इसको पूरा तो डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, तो यहां पर क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देख समझना, देखो ध्यान दो,
कार्बन क्लोरीन में जब सिंगल बॉन्ड था तो लिविंग ग्रुप आराम से निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पर देख रहे हैं यहां पर कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, और अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्लोरीन बाहर ही नहीं निकलेगा, और अगर क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सा बात है SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना कहीं पर भी विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है तो वहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होता है। नहीं होने का क्या रीजन है कि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आता है, जिसके कारण क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, बराबर। अब दूसरा देखो, दूसरा केस जो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, सबसे पहला बात ये आता है कि सर एराइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान दो। एराइल हैलाइड क्या होता है, तो सबसे पहले बात देख लो कि एराइल हैलाइड क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान दो, ये तुम्हारे हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा हुआ है या कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, ठीक है, बराबर। अब देखो एराइल हैलाइड में क्या हो जाता है, देखो यहां पर भी ये जिजिबल ऐसे ही है ना, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड जब भी कंजुगेटेड रहेगा लोन पेयर के साथ तो उस केस में ये भी रिजोनेंस करने लगेगा, और जैसे ही ये रिजोनेंस करेगा, ध्यान दो, कार्बन क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बॉन्ड को हम तो नहीं छुए, बराबर। देखो अब जैसे ही हम यहाँ पर रिजोनेंस करने लगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब लिव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कारण भी एराइल हैलाइड जो है वो क्या करेगा, वो SN1 रिएक्शन नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा है अगर कोई एल्काइल हैलाइड ब्रिज कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ब्रिज कार्बन पर जुड़ा हुआ। अब देखो पहली बात है ब्रिज कार्बन, देख लो क्या होता है, ध्यान दो, ब्रिज कार्बन क्या होता है देख लो, समझना। देखो इस टाइप का कंपाउंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, बराबर। ये ब्रिज कार्बन में ध्यान दो ऐसे, ठीक है। अच्छा ये एक साइकिल है, इस साइकिल को जोड़ने वाला ये ब्रिज कार्बन होगा, ये भी ब्रिज कार्बन होगा। अब इस ब्रिज कार्बन के साथ मान लो कोई, ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर ब्रिज कार्बन के साथ भी अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उस केस में क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाता है, क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है सर, याद रखना कि यहां पर जहां पर भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है वहां ब्रिज कार्बन है, तो ब्रिज कार्बन जो है एंगल स्ट्रेन में है कि नहीं, एंगल स्ट्रेन में। तो इसको देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही अगर हम इसमें जैसे ही कार्बोकेटाइन बना देंगे तो ये sp3 कार्बन से कहां चल जाएगा, sp2 कार्बन में चल जाएगा। sp3 कार्बन तक में तो ठीक था क्योंकि एंगल जो था 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन जैसे ही sp2 कार्बन में आ गया तो ये एंगल बढ़ के 120 डिग्री हो गया। अब देखो यहां पर और ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसी कारण कभी भी ब्रिज कार्बन पर कार्बोकेटाइन जनरेशन नहीं होता है, जिसको हम लोग ब्रेडिक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन यहां हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण जो भी ब्रिज कार्बन में एल्काइल हैलाइड जुड़ा होगा वो SN1 नहीं देगा, ठीक है। तो पहला केस क्या था, पहला केस था विनाइलिक एल्काइल हैलाइड, दूसरा में एराइल हैलाइड, तीसरा ब्रिज कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा होगा। एक और भी केस आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, ठीक है। मिथाइल हैलाइड देख लो, मिथाइल हैलाइड में भी देख लो क्या होता है। देखो मिथाइल हैलाइड में क्या होगा, जाहिर सा बात है ये CH3Cl है तो ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन करेगा, तो यहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल कार्बोकेटाइन आ गया। अब मिथाइल कार्बोकेटाइन के साथ क्या है भाई, कार्बोकेटाइन तो जनरेशन हो गया, लेकिन इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना रिजोनेंस है, ना हाइपर कंजुगेशन है,
कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, और ये अगर अनस्टेबल हुआ तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं पाएगा, SN1 रिएक्शन भी। ठीक है, तो याद रखना 4 केस ऐसे हैं जहां पर SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता है। पहला केस क्या है? पहला है विनाइल एल्काइल हैलाइड, दूसरा में एराइल हैलाइड, ब्रिज कार्बन और मिथाइल कार्बन। ठीक है, तो ये 4 केस में SN1 रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ध्यान दो, दूसरा फैक्टर देख लो। अब दूसरा फैक्टर जो है लिविंग ग्रुप का है। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या है? ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स में हमको SN1 रिएक्शन कराना है, ठीक है, उसमें एक लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ध्यान देना। ठीक है, ये जो हम एग्जांपल लिए थे CH3 CH3 और इधर CH3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर Cl है, ठीक है, Cl के जगह पर कोई और भी लिविंग ग्रुप हो सकता था, यहाँ कोई लिविंग। ठीक है, अब बात ये आता है कि ये बात हम बोल सकते हैं कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा तो वहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, और कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, इसका मतलब SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर गया। बराबर, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई लिविंग ग्रुप का बात करे तो लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो उस केस में SN1 रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो। ठीक है, कभी कभी कंपेयर करने के लिए पूछ देता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास RF है और RCl है और RBr है और RI है, R मतलब एल्काइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, बराबर, तो बताओ कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना, ध्यान दो, क्या याद रखना? पहले तो ये बात जान लो कि जितना बड़ा ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा लीव कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर लिविंग ग्रुप I नेगेटिव है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव है, यहाँ पर ग्रुप Cl नेगेटिव है और यहाँ पर F नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर साइज का कंपेयर करें तो लार्जर इन साइज यही होगा, लार्जर इन साइज यही है, और ये क्या है? F नेगेटिव, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। और हम ये क्या बात बताएं कि जो ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा बड़ा होगा वो जल्दी से लीव करेगा। मतलब अगर लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी देखते हैं तो I नेगेटिव की लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी ज्यादा है, उसके बाद Br नेगेटिव का, उसके बाद Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें अगर लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज्यादा किसमें? I नेगेटिव में है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए? पहले RI का होना चाहिए, उसके बाद RBr का, उसके बाद RCl का, उसके बाद सबसे कम RF में। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगा सकते हैं कि कहां पर SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। जहां पर गुड लिविंग ग्रुप है वहां SN1 का रेट ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे सॉल्वेंट। ठीक है, किस मीडियम में हम SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं उस मीडियम पर भी SN1 का रेट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लो, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को हम जनरली 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात ये आता है कि सर पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ठीक है, पोलर पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ध्यान दो, देखो, अगर जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो इजिली H+ रिलीज करे, ठीक है, क्या करे? रिलीज H+। अगर H+ को इजिली रिलीज करता है तो उसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई H+ रिलीज नहीं करता है, डू नॉट रिलीज H+, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे वाटर ले लो, वाटर क्या है?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि H+ रिलीज करता है। अगर हम कोई इथेनॉल ले ले CH3 CH2 OH तो क्या ये H+ देगा? बिल्कुल देगा। तो ये क्या है? पोलर प्रोटिक। अगर हम एसिटिक एसिड ले ले, क्या ये H+ देता है? एसिड है, बिल्कुल H+ देगा। तो ये क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी जो H+ नहीं दे जिसको हम जिसमें से हम बोलते हैं एसीटोन को H+। देखो H+ तभी देता है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल H+ तभी देता है जब वो H जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था तब वो H+ देगा। यहाँ पर देखो कोई भी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो उस केस में क्या ये देगा? नहीं देगा। तो एसीटोन क्या होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरह बहुत सा है जैसे कि DMF, ठीक है, DMSO, ये सब पढ़ोगे SN2 रिएक्शन जब बताऊंगा तब, बराबर। फिलहाल तो हमको इस पर ध्यान देना। ठीक है, हम जनरल केस में अगर SN1 रिएक्शन करा रहे हैं तो SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। हर बात ये है कि सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही हम क्यों यूज करें, एप्रोटिक क्यों यूज नहीं करें? ठीक है, तो कुछ देखो समझना क्या होता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने से, ध्यान देना। ठीक है, मान लो ये जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन का जनरेशन कराए थे CH3, ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या करेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर दिए, मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वाटर यूज कर दिए। ठीक है, अब वाटर क्या करेगा? देखो वाटर क्या करेगा, ठीक है, ये इधर को वाटर ले लिए, इधर भी वाटर, पानी पानी कर दिया इधर सब जगह। ठीक है, बराबर। अब देखो वाटर क्या है? ये पोलर कंपाउंड है ना, ठीक है, पोलर कंपाउंड है। तो अगर पोलर कंपाउंड है तो ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर, सॉरी हाइड्रोजन पर प्लस, डेल्टा प्लस। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा नेगेटिव, अब यहां डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो समझना क्या होगा, ध्यान दो। देखो यहां पर ध्यान दो कि कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन को घेरने वाला मॉलिक्यूल्स में डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज और इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा। और उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ, उस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? है कि नहीं? ध्यान दो, उस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? ध्यान दो, यहां पर आयन जनरेट हुआ था और वाटर क्या था? डाइपोल था, जिसको हम लोग डाइपोल बोले थे, पोलर है। ठीक है, तो यहां पर जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और याद होना चाहिए तुम लोग को, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वन टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स है, इसका मतलब वन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है। और यहां पर अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, है कि नहीं? तो ध्यान दो, देखो कार्बोकेटाइन और वाटर के बीच में सोल्वेशन हो गया, मतलब इंटरेक्शन होगा, जिसको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोले। और उस आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, हमको पता है ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? याद रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? क्या करेगा? इट स्टेबलाइजेज कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन जो भी जनरेट होगा, जो भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, उस कार्बोकेटाइन को ये स्टेबल कर देगा, और स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्यों हम पोलर प्रोटिक यूज किए, एप्रोटिक क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक यूज कर रहे हैं तो वो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी ज्यादा होगा, इसीलिए हम यहां यूज किए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, बराबर है, ध्यान दो, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 फैक्टर पर बात किए। पहला फैक्टर सबस्ट्रेट था, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था? लिविंग ग्रुप था, और तीसरा फैक्टर क्या था? सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं,
उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, देख लो। पहला, व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट व्हेन बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन एंड नेम दी मैकेनिज्म। ध्यान दो, पहली बात अभी पहले भी बताए थे कि बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के साथ कार्बन जो लगा हो उसके साथ क्लोरीन हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या रिएक्शन करा रहे हैं, उसके साथ OH नेगेटिव को रिएक्शन करा रहे हैं, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। देखो तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है कि नहीं, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। और अगर ये रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब अब यहां से OH का अटैक हो जाता, और OH का अटैक हो जाता तो उसके क्या बन जाता, क्या बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर हमको पूछा जाए कि ये किस पाथ से रिएक्शन प्रोसीड किया, तो याद रखना क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन से प्रोसीड किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन को इस तरह से हम प्रोसीड। दूसरा है कि 3 कंपाउंड दिया हुआ है, हमको बताना है SN1 रिएक्शन का रेट किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा, मतलब ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो पहला कंपाउंड दिया है 2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन। पहले तो बना लो 2 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। ये क्या है, Br, और यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या होगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ब्रोमीन, ये तुम्हारा दूसरा कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंपाउंड क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन मतलब Br यहाँ, ये तुम्हारा तीसरा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान रहे कि जब रेट डिटरमाइन करते हैं तो पहला स्टेप ही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है, बराबर। ये कार्बोकेटाइन बना दिए, पहला कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसका भी कार्बोकेटाइन बना दिए, कार्बोकेटाइन यहाँ बना दिए, ठीक है। अब इसके बाद कार्बोकेटाइन, इसका भी कार्बोकेटाइन बना दिए, कार्बोकेटाइन यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है कि नहीं, और ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, और यहाँ ये क्या है, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। याद है कि नहीं, अगर 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 9 होता था, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था, ये इधर 3 था, इधर 3 6 और इधर 2 7 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा रेट कहाँ पर होगा, तो सबसे ज्यादा रेट जो होगा, ठीक है, पहला में होगा, उसके बाद तीसरा में, उसके बाद, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा तुम्हारा SN1 रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सोल्वेशन या हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन को हम 4 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, और जो वाटर यूज किए हैं वाटर का कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स घटा दे रहे हैं। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना हम क्या बताए थे, ध्यान दो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था ना। और अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे ये RCl था तो RCl से R पॉजिटिव बना, ठीक है, यही तुम्हारा RDS है, बराबर। तो क्या रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट देखो तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या K इंटू
RCl लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहां पर डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड। मतलब एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन को जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेट भी बढ़ेगा। और देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का कंसेंट्रेशन को कितना टाइम्स किया गया, 4 टाइम्स किया गया है। इसका मतलब कंसेंट्रेशन भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये थे कुछ SN1 रिएक्शन पर क्वेश्चन। अब आगे ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं किसमें SN1 रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये देख लो, क्या ये बॉन्ड टूट के बाहर निकलेगा तो यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेशन होगा, ये बॉन्ड टूट के बाहर निकलेगा तो यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये तो 2 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन वहां पर क्या कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, नहीं, यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होता है, ये ब्रिज कार्बन है। अगर ये ब्रिज कार्बन है तो ब्रिज कार्बन पर प्रेडिक्ट रूल से क्या होता है, कभी भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होता है। और अगर कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं हुआ तो यहां पर SN1 रिएक्शन यहां पर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इसका मैकेनिज्म पर बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है काइनेटिक्स, देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि RDS कौन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो यहां पर हमको पता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो मतलब ये RCl है। अगर मान लो यहां पर टूटेगा तो R पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका रेट लिखना चाहते हैं तो रेट क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट इनटू, अब क्या होगा, क्या एल्काइल हैलाइड लिखते हैं क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि रेट जो है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। मतलब इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 होगा। तो कहीं पर नोट करके लिख दो, नोट करके क्या लिखना है, नोट करके लिख दो कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन concentration of फाइल। अच्छा, इससे एक चीज हमको पता चल सकता है ना कि अगर SN1 रिएक्शन कराना है मेरे को तो हम किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। कहने का मतलब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हैं, हम वीक न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल का न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेट उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो कोई भी हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा काइनेटिक्स था। दूसरा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ खींचे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ का नेचर कैसे आना, ध्यान दो समझना। देखो, सबसे पहले तो हम ये देख ले कि जो भी मेरा रिएक्टेंट होगा उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम होगी। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी तो जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट जिसको 1 बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगी, एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया ना। ठीक है, अब क्या करेगा, जो भी कार्बोकेटाइन होगा वो रीअरेंजमेंट करेगा ना, रीअरेंजमेंट करने से क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। अब बढ़ेगी तो ये भी एनर्जी भी घट जाएगी, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट 2 बनने के बाद अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी दे दिए तो उसका मतलब वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया, जो कि क्या है,
जो कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इंटरमीडिएट के फॉर्म में है, फिर वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा जिससे एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। ठीक है, ये दोनों में ये जो डिफरेंस है प्रोडक्ट की एनर्जी का और रिएक्टेंट का एनर्जी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, डेल्टा एच बोलेंगे। डेल्टा एच मतलब ये एनर्जी दी। ठीक है, इसको ध्यान दो, इस ग्राफ को हम एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देख लो कैसे। देख लो ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ यही है, रिएक्टेंट था। ठीक है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बना और उसके बाद प्रोडक्ट बना, पहले यहाँ पर अरेंजमेंट होकर एनर्जी अपना घटा दिया। ठीक है, देखो इसको एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, उसके बाद ये ज्यादा में गया, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट होकर एनर्जी फिर से थोड़ा सा कम हुई और उसके बाद प्रोडक्ट बना तो इसकी एनर्जी। ठीक है, फिर से देखो इसको, फिर से हम इसको देख सकते हैं ना। ठीक है, फिर से देखो कि किस तरह से रिएक्टेंट की एनर्जी जब ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, उसके बाद फिर रिएरेंज करके घट रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जब आ रहा है तो प्रोडक्ट में एनर्जी। ठीक है, तो ये एनिमेशन से भी हमको पता चल रहा है कि किस तरह से इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे हम एंथैल्पी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का ग्राफ बना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हमको ग्राफ का पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोकियोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नहीं बताया स्टोकियोमेट्री, ध्यान दो अब समझना। देखो पहला स्टेप जो था वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप में हम कार्बोकेटाइन बना दिए, चलो लो बना दिया हम कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन 6 बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, इसका मतलब यहां पर जो है एम्प्टी ऑर्बिटल होगा कार्बन में, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो जो भी OH नेगेटिव आएगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। याद करो जब मैं अभी बता रहा था उस समय बताया था कि फ्रंट अटैक और बैक अटैक। अब देखो यहां पर समझ में आएगा। देखो अगर OH नेगेटिव इस लोब में जाके बॉन्ड बनाता, ठीक है, तो अगर हम इसको फ्रंट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इस लोब में जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक अटैक बोलते कि नहीं। तो इस तरह से यहां पर दो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दो यहां पर दो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तुम्हारा फ्रंट अटैक से क्या बनेगा, फ्रंट अटैक से रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्टेड मतलब बैक अटैक से बनेगा, दूसरा लोपक का अटैक से बनेगा। अच्छा देखो समझना, यहां पर जो एल्काइल हैलाइड हम यूज किए, ठीक है, यहां पर जो एल्काइल हैलाइड यूज किए हैं, अगर हम यहां, ठीक है, अगर कोई कायरल वाला एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो C था, ठीक है, ये CH3 था, ठीक है, ये H था, ये था C2H5 और ये पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दो ये अगर ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता तो अब देखो OH नेगेटिव का अटैक होगा। अब OH नेगेटिव का अटैक होगा तो ये दो डायरेक्शन से हो सकता है ना, दो डायरेक्शन से होगा, एक बैक डायरेक्शन से, एक फ्रंट डायरेक्शन से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देख लो ये कार्बन है, यहाँ OH है, ठीक है, ये CH3 है, यहाँ H है और इधर क्या है, पहला तो प्रोडक्ट ये बन रहा, ये तुम्हारा रिटेन प्रोडक्ट था। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता, कार्बन है, यहाँ CH3 है। अब OH इधर साइड में होता, ठीक है, हाइड्रोजन इधर साइड होगा और इधर C2। ठीक है, अब देखो दोनों मॉलिक्यूल्स को गौर से देखो, दोनों मॉलिक्यूल्स को गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और अगर ये मिरर इमेज है तो हम इसको सुपर इम्पोज करके देखें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स को उठा के यहां पर देखें तो क्या सुपर इंपोज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल
इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेयर को हम लोग इनांसियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनांसियोमर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इनांसियोमर बोलेंगे। इसका मतलब ध्यान दो, अगर एल्काइल हैलाइड हम कायरल वाला लेंगे, कायरल मतलब जिस कार्बन के साथ चारों ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हमको इनांसियोमर मिलेगा। ठीक है, और याद रखना अगर मान लो ये 50% बन रहा है तो और ये 50% बन रहा है, तो याद रखना मिक्सचर जो बनेगा दोनों का 50-50% का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और याद रखना इनांसियोमर का 50-50% मिक्सचर को, या बोल सकते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांसियोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांसियोमर, या बोल सकते हो इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट का इक्वल मोल में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनांसियोमर बनेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्टोकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री में याद रखना कि यहां पर क्या बनेगा, स्टोकियोमेट्री के अंदर याद रखना कि यहां पर क्या बन जाएगा, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इसका और एक कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, इसका और एक कैरेक्टर देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बना, अगर कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बना तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए वो कार्बोकेटाइन क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है। अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। और रीअरेंज करने के लिए क्या क्या कर सकता है, ध्यान दो। तो याद रखना, रीअरेंज करने के लिए पहले तो मिथाइल शिफ्ट, पहले हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, ये मिथाइल शिफ्ट कर सकता है, फिनाइल शिफ्ट भी करता है। ठीक है, बराबर। तीसरा क्या कर सकता है, ये तीसरा क्या कर सकता है, रिंग का एक्सपेंशन कर सकता है, रिंग का एक्सपेंशन कर सकता है। और चौथा क्या करेगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में इतनी पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। तो सबको एक एक बार एक एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, ध्यान दो समझना। पहले हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, ध्यान दो। अगर मान लो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दो, मॉलिक्यूल्स जो है ये, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और इस पे अटैक हो रहा है OH नेगेटिव का, यहाँ पर OH नेगेटिव का अटैक होगा। ध्यान दो, अगर यहाँ पर OH नेगेटिव का अटैक होगा तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ CH3, ठीक है, ये H, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH3, ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन। ध्यान दो, अब देखो यहां पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, क्या ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ठीक है, 2 का डिग्री का कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। लेकिन अगर यही कार्बोकेटाइन यहां पर रहता तो क्या ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन होता, बिल्कुल होता। और अगर हम देखें तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, बराबर। अब समझना क्या होगा, अब क्या करेगा देखना। अब देखो ये जहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ उसको 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 नाम दे दिए, इसको 3 नाम दे दिए। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करता है, इस कार्बोकेटाइन को यहां पर, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाने के लिए, अब देखो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। किस टाइप से टूटेगा, कुछ इस टाइप से टूटेगा। ठीक है, इस टाइप से टूटा। अब इस टाइप से टूटने से क्या होगा, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, देख लो। ठीक है, ये CH3 था, ये CH3 था, ठीक है, यहाँ पर CH और इधर CH3। कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर क्या आया,
नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो बगल के पॉजिटिव चार्ज में ये चल जाएगा, मतलब यहाँ पर CH2 हो जाएगा। ठीक है, CH2 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर CH2 हो जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। अब ध्यान समझना, 1 पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, 1 पर है, और यहां पर 2 से गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके अपना कार्बोकेटाइन क्या क्या रीअरेंज किया, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद एज यूजुअल OH नेगेटिव जो भी आएगा वो इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट कुछ बना देगा इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट करके स्टेबिलिटी को बढ़ाना। इसी तरह अगर मान लो ये हाइड्रोजन के जगह मिथाइल होता, ध्यान दो, अगर इसी के जगह पर ध्यान दो, इस टाइप से हाइड्रोजन के जगह पर मिथाइल होता, ठीक है, यहां पर Cl होता और यहां पर मिथाइल होता, ध्यान दो, और उसके बाद OH नेगेटिव का अटैक होता। अब देखो क्या करता ये, अब एज यूजुअल क्या होता, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता, तो कार्बोकेटाइन का जो भी यहाँ पर जनरेशन हो रहा है तो देखो तो वो 2 डिग्री का ही हो रहा है, यहाँ पर भी 2 डिग्री का हो रहा है, और यहाँ पर मिथाइल है। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल है। तो अब आगे क्या होगा, आगे ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस मिथाइल को हम इधर ले लेगा। ठीक है, इसको अगर पोजीशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो यहां पर ध्यान दो 1 2, देखो अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, मिथाइल है। अब ये मिथाइल उठ के यहां पर चल जाएगा और मिथाइल उठ के यहां पर चल जाएगा, तो याद रखना मिथाइल उठ के यहां पर चल जाएगा, तो देख लो ये CH इधर CH3, अब देखो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का जनरेट हुआ, और अगर मिथाइल उठ के उधर चल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल देंगे। अब देखो एज यूजुअल यहां से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से कहां आगे बढ़ गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बढ़ गया। अब यहां से फिर से OH नेगेटिव का अटैक होगा और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ CH ही रहेगा और यहां पर CH3 तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दो, इस तरह से मिथाइल का शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड का भी शिफ्ट हो सकता है, ताकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ सके और उसके बाद प्रोडक्ट बन सकते। अब बात आता है, क्या सर यहां पर 2 डिग्री पर क्या कोई अटैक नहीं कर सकता था, बिल्कुल अटैक कर सकता था। ठीक है, यहां पर 2 डिग्री पर भी अटैक कर सकता था, तो अगर 2 डिग्री पर अटैक होता तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनता, प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट क्या बनता, यहां पर आता, देखो ये भी प्रोडक्ट तुमको मिलेगा और वो भी प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में ये मिलेगा, इसीलिए हम मेजर प्रोडक्ट इसको बोलेंगे, और ये कम अमाउंट में मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, मेजर क्यों बना, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से आया हुआ है, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से आया हुआ है तो इसकी मतलब क्या हुआ, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज कम होगा, इसीलिए ये मेजर बना और ये क्या बना, ये माइनर बना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ध्यान दो, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, हमको अगर बात करते, ठीक है, अगर ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है साइक्लोपेंटेन, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बराबर, यहां अगर हम एंगल देखें, ध्यान दो, एंगल तो देखे तो ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री, बराबर, ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये देखे तो 108 डिग्री, और ये एंगल देखे तो 120, बराबर। देखो अब देखो इसमें कार्बन को देखो तो कार्बन जो है sp3 कार्बन है, सब में sp3 कार्बन है। ठीक है, और अगर ये sp3 कार्बन है तो एंगल जो है 109 डिग्री एंड 28 मिनट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन है कितना 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ रिंग स्ट्रेन, यहाँ बहुत ही ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा, और जहां पर भी बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा तो उस केस में स्टेबिलिटी घट जाती है। कहने का मतलब क्या है, स्टेबल
साइक्लोहेक्सेन ज्यादा होगा साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा होगी और साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो समझना रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। मान लो मेरे पास ये 5 मेंबर की रिंग है, ऐसे 5 मेंबर की रिंग है। अब देखो 5 मेंबर की अगर रिंग है तो उस केस में ध्यान दो, ये 6 कार्बन है लेकिन रिंग कितना का है, 5 का है। इसका मतलब क्या है, अगर ये कैसे करके भी 6 मेंबर रिंग में चल जाता तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो अब देखो कैसे क्या करता है। अगर मान लो OH नेगेटिव का अटैक होता तो सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन करता। देखो कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद क्या होगा, ध्यान दो ध्यान दो, ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से टूटेगा। ध्यान दो, ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से टूटेगा। ध्यान दो, अब ऐसे टूटने के बाद आगे क्या होगा, ध्यान दो, देखो ये बॉन्ड कुछ इस टाइप तोड़ दिए, बराबर। अब देखो यहां पर बॉन्ड तोड़ दिए तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़े तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या कर देगा, दोनों क्या बना देगा, बॉन्ड बना दिया। अब देखो बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो गया, देखो तो 6 मेंबर रिंग में बन गया। इसको हम अच्छी तरह से दिखाते तो ये क्या दिखता, कुछ इस टाइप से दिखता। ये कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हुआ। अब देखो अब यहां से क्या होता, OH नेगेटिव का अटैक होता और OH नेगेटिव का अटैक होता तो कुछ साइक्लोहेक्सेनोल, बराबर। तो इस तरह से रिंग का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये भी SN1 रिएक्शन का एक कैरेक्टर है। एक और लास्ट केस भी बनता है जहां पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। देख लो कब की रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान देना। अगर मान लो कुछ इस तरह से मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है, तो एज यूजुअल OH नेगेटिव का अटैक होगा तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन करवा दिए। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन का जनरेशन। अब देखो इस कार्बोकेटाइन के अंदर में क्या दिखा, ध्यान देना, इस कार्बोकेटाइन, अगर ये कार्बोकेटाइन अपने आप को मैनेज करके, अपने आप को मैनेज करके ऐसे ले आए, इस टाइप का कार्बोकेटाइन, तो देखो तो क्या होगा, अगर इस टाइप का कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होती, स्टेबिलिटी इज हाई। अब याद आ रहा होगा तुम लोग को, क्या याद आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये डांसिंग रिजोनेंस करता है, ये डांसिंग रिजोनेंस करता है और डांसिंग रिजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कि नहीं। तो क्या होगा, अगर मान लो यहां पर क्या है, यहां पर जो है अगर 4 मेंबर रिंग में है तो 4 मेंबर रिंग में है तो वहां पर डांसिंग रिजोनेंस करके अपना रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करता और उसके बाद एज यूजुअल OH नेगेटिव का अटैक होता और OH नेगेटिव का जैसे ही अटैक होता तो ये बन जाता। ठीक है, तो देखना, ध्यान देना, ध्यान देना, कहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ध्यान देना कहां पर हो सकता है, अगर तुम्हारे पास साइक्लोब्यूटेन वाला केस है, साइक्लोब्यूटेन वाला केस है, ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन वाला केस है, साइक्लोहेक्सेन वाला केस है, दो केस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली क्या चीज है, अगर साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन में ध्यान देना, साइक्लोब्यूटेन में अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा कौन सा हैलोजन ग्रुप, तो उस केस में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस केस में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन में डायरेक्टली ना जुड़ के ये एक कार्बन के बाद जुड़ा होगा तो वहां पर रिंग का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बराबर। इसी तरह यहां पर भी साइक्लोहेक्सेन में भी क्या होगा, अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन का केस नहीं होता है साइक्लोहेक्सेन में क्योंकि वो ही स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि किस तरह से रिंग का एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। रिंग एक्सपेंशन पर तो बहुत सा क्वेश्चन आता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का दो केस दो बनता है, किसमें? एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस कहां पर बनता है? एक साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेनोल में बनता है और यहां पर भी बनता है, ठीक है। जो 7 मेंबर रिंग है वहां पर भी बनता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर डांसिंग रिजोनेंस नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर 6 मेंबर रिंग में चल जाएगा और सात की स्टेबिलिटी 6 से कम होती है, इसलिए ये 6 मेंबर रिंग में जाने के लिए रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा SN1 रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बहुत सा क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो तुमको क्या ध्यान देना है? तो सबसे पहले मैं समराइज कर देता हूं इस लेक्चर का। सबसे पहले दिए देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद तुमको क्या देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन क्या होता है तुमको बता दिए। और उसके बाद SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्योंकि या तो 2 स्टेप में होता है या तो 3 स्टेप में। 2 स्टेप में तो होगा तो कौन सा? अटैक, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगर मान लो 3 स्टेप में हुआ तो पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और तीसरा स्टेप क्या होगा? डी प्रोटोन, ठीक है। नेक्स्ट तुमको क्या देखना है? तुमको ये देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट करता है SN1 रिएक्शन में। तो पहला फैक्टर जो हम देखे सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट जो होना चाहिए उसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए, तब जाके SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है। कुछ हम ऐसे भी देखे जो SN1 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, जैसे कि कौन सा? एराइल हैलाइड था, विनाइल हैलाइड था, ब्रिज कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है और मिथाइल हैलाइड था, ठीक है। उसके बाद हम ये देखे, उसके बाद हम क्या देखे कि उसके बाद हम देखे कि लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है। अगर हमको SN1 रिएक्शन कराना है तो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद हम देखे उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट के साथ किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में का गैप होता है, जिसको डेल्टा H से डिनोट करते हैं। पूरा का पूरा हम एनिमेशन के थ्रू भी देखे। और उसके बाद इसका मेन कैरेक्टर पर आएगा। कैरेक्टर पे हम लोग काइनेटिक्स देते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा में हम ये देखते हैं इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो वहां पर 4 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सा? एक रिंग एक्सपेंशन, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, साथ ही साथ फिनाइल शिफ्ट भी होता है, ठीक है, बराबर। बस ही था SN का पूरा थ्योरेटिकल का। आगे क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।